तो हेलो बच्चा पार्टी, आज मैं फिर से आ चुका हूँ नए वीडियो के लेकर के आपके सामने। और आज हम लोग सच में एक ऐसा लेक्चर होगा कि धूम मच जाएगी। बस आपको देखना है, ध्यान देना है। देखो, आज हम देख रहे हैं बच्चों क्या, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब हमने मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के बारे में देखा था कि कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे उन्होंने हाइड्राइड्स ऑक्साइड्स के फॉर्मूलाज दिए, कैसे उन्होंने सारे जो भी एलिमेंट्स उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स थे उसको कैसे उन्होंने अरेंज किया, क्या किया, ये सारे लेक्चर में है। तो आप प्रीवियस वीडियो को देख लेना, तो आपको जरूर समझ में आएगा, है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिए। अब आगे चलते, देखो ध्यान दो, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब इसमें मैंने क्या लिखा है, देखो, फ्रीडम इन साइंस। अब साइंस में ना बच्चों, मैं कोई भी चीज, कोई भी एक्सपेरिमेंट करूं और उसी एक्सपेरिमेंट को कोई दूसरा परफॉर्म कर रहा है, वो सोच रहा है कि नहीं उसके हिसाब से आंसर कुछ और आना चाहिए, उसकी वैल्यू कुछ और होनी चाहिए, तो इसके लिए एकदम साइंस में फ्रीडम होता है। इसमें कोई भी रुकावट नहीं होती, कोई भी ये नहीं होता कि चलो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, कर सकते। तो साइंस में फ्रीडम होती है। तो इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने जो मेंडलीव ने एक्सपेरिमेंट किया था उसे वापस से रीपरफॉर्म किया, उसे देखा, उसे जांचा परखा, उसे केमिकल प्रॉपर्टीज देखे, बहुत कुछ चीजें को ऑब्जर्व किया और इससे कंक्लूजन निकाला। देखो, प्रॉपर्टी इज नॉट फाइंड बट कुड चेंज, है ना। फाइनल यहाँ पे मैंने लिखा है फाइनल, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा है फाइनल, मतलब जो भी प्रॉपर्टी मेंडलीव ने निकाला था, मेंडलीव ने ये सोच करके कहा था कि जो भी मैंने प्रॉपर्टी सर्च करी है, खोजी है, वो फाइनल नहीं है, आगे चल करके चेंज भी हो सकता है, बदल भी सकता है। मतलब ये कट टू कट उन्होंने अपने आप को क्लियर कर लिया था। इस बात, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरिट था उनका एक तरीके से। और एटॉमिक मासेस, बात किसकी होती है, एटॉमिक मासेस रिवाइज। अब देखो, पुराने पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ था, जो न्यूलैंड के ऑक्टेव्स थे, इन सभी में बच्चों जो भी एटम है, जैसे कि बोरॉन और बेरिलियम है, तो सभी का मानना ये था कि जैसे ये जैसे बेरिलियम है, कौन है, बेरिलियम, वो हैवी वेट है, तो उसको बोरॉन के बाद रख रहे थे, है ना, बोरॉन के बाद रख रहे थे। लेकिन जो मेंडलीव है, उन्होंने क्या किया, रिवाइज, मतलब वापस से सारे एलिमेंट जो भी उनको पता थे उन सभी का प्रिसाइसली, एक्यूरेटली सभी का एटॉमिक मास को मेजर किया। और इससे उनको ये पता चला कि जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, जो बेरिलियम है उसको ना टेबल में बोरॉन के बाद रखा गया था। तो आपको बता दूं कि जो बोरॉन है उसका एटॉमिक मास कितना है, 10.811, और बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले से चलता आ रहा था, वो क्या था, 14.09। लेकिन जब मेंडलीव ने वापस से उसके एटॉमिक मास को रिवाइज, रीचेकिंग किया, रीमेजर किया, तो जो एक्चुअल जो वैल्यू आया एटॉमिक मास का, वो आया 9.4। तो ये जो 9.4 था, ये एक्चुअल वैल्यू था। और बोरॉन का जो एटॉमिक मास है, वो जो एक्यूरेट वाला था, वो 10.811 है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या बोरॉन को पहले और बेरिलियम को बाद में रखना चाहिए। अगर बेरिलियम का 14.09 होता तो बाद में रखना चाहिए था, लेकिन जब एक्यूरेटली इसको मेजर किया गया तो पता चला कि बेरिलियम का एटॉमिक मास 9.4 है। तो इसके लिए बेरिलियम को पहले रखा गया और बोरॉन को बाद में रखा गया। तो ये एक मेरिट आप समझ लो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। उन्होंने सारे एटम्स उस समय जो पता थे, एलिमेंट्स, उन सभी के एटॉमिक मास को वापस से उन्होंने क्या किया, रीमेजर किया, और बेरिलियम को जो है वो बोरॉन के पहले रखा, यानी करेक्ट किया। अब बात करते हैं वेकांट प्लेसेस, है ना, एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड। तो बच्चों इसका मतलब यह है कि उस समय जो मेंडलीव है, उनके टाइम पे जिन भी एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई थी, वो पहले ही बहुत लॉन्ग विजन के थे, उनकी दृष्टिकोण बहुत ही दूर तक थी। तो उनको पहले से ही पता था कि और बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। अगर ये एटॉमिक मासेस का है, इसका है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, आगे चल करके रीडिस्कवर्ड हो सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ प्लेसेस को, उनके एटॉमिक मास को प्रेडिक्ट करके उनको उनके लिए वेकांट प्लेसेस छोड़ दिया था। तो और जो प्रेडिक्ट किया था उन कुछ एलिमेंट्स, जैसे 3 एलिमेंट्स को उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, मान लो ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम और ए का सिलिकॉन, और इनका एटॉमिक मास उन्होंने प्रेडिक्ट किया था 44, और ए का एल्यूमिनियम का 68, और ए का सिलिकॉन था उसका एटॉमिक मास उन्होंने प्रेडिक्ट किया था 72। और आगे चल करके जैसे ही साइंस में डिस्कवरी हुई, रिसर्च हुआ, अलग अलग चीजें आती गई, प्रैक्टिकल एक्यूरेट होते गए, एडवांस मशीनरी आता चला गया, तो आगे चल करके जो एलिमेंट्स नहीं खोजे गए थे, जो नहीं मिले थे, उनकी भी खोज हुई, उनका डिस्कवर हुआ। और वही जो एका बोरॉन उन्होंने नाम दिया था, उसी का नाम आगे चल के स्कैंडियम पड़ा, सिंबल उसका है Sc। फिर एका एल्यूमिनियम को
उसी का नाम आगे चल के पता चला गैलियम। और वही जो एका सिलिकॉन था जिसका एटॉमिक मास उन्होंने 72 प्रेडिक्ट किया था, उसका आगे चल के नाम पड़ा जर्मेनियम, और जर्मेनियम का सिंबल जैसे आप देख रहे हो कि जीई है। फिर आगे चल करके और देखो इसके लिए कुछ टेबल हमारे पास दी गई है, ये जो टेबल आपके बुक में बना रखा है, और यहाँ पर लिखा है प्रॉपर्टी। क्या लिखा है? प्रॉपर्टी। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी उन्होंने सब प्रेडिक्ट कर दिया था अपने आप, जो भी प्रेडिक्टेड है। तो यहाँ पर देखो लिखा है एका एल्यूमिनियम, जो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं यहाँ, सॉरी सेकंड वाला है जो एका एल्यूमिनियम है, जिसका एटॉमिक मास उन्होंने 68 प्रेडिक्ट किया था। तो ये मेंडलीव्स का प्रेडिक्शन है, और बाद में जो एक्चुअल एडवांस मशीनरी आने के बाद जो वैल्यू निकाला गया वो वैल्यू यहाँ पर हमने लिख रखी है। तो वो जो एक्चुअल वैल्यू था वो देखिए, मतलब मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया था कि उसका एटॉमिक मास जो होगा एका एल्यूमिनियम को 68 होगा, और जबकि एक्चुअल फाइंड किया गया तो 69.7 हुआ, जो कि अप्रोक्सीमेटली लगभग बहुत ही करीब, बहुत ही नजदीक है, मतलब बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन था उनका। उसके बाद उन डेंसिटी उन्होंने बताया कि डेंसिटी का मतलब यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो जो डेंसिटी उन्होंने बताया था कि जो एका एल्यूमिनियम होगा उसका होगा 5.9, और जब डिस्कवर्ड हुआ तो 5.94 सच में आया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होगा, और वो भी डिग्री सेल्सियस में, तो उन्होंने लो बताया, और सच में उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 30.2 डिग्री सेल्सियस है। तो ये तो बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट है, जो कि लो की कैटेगरी में आता है। फिर उन्होंने बताया कि जो अगर जो ये जो एका एल्यूमिनियम है, एका एल्यूमिनियम, इसका जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करोगे तो ये अकेला कितने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा? ये 3 क्लोरीन के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, और इसलिए इसका फॉर्मूला बनेगा ECl3, है ना। और उसके बाद जब डिस्कवरी हुआ तो पता चला कि हाँ सच में जो गैलियम है उसकी वैलेंसी 3 होने की वजह से वो 3 क्लोरीन के साथ ही, 3 हैलोजन यानी क्लोरीन के एटम के साथ ही बॉन्डिंग करता है। तो ये प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेटली परफेक्ट था। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों नेचर ऑफ फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा एका एल्यूमिनियम, तो 2 एका एल्यूमिनियम लगेंगे। कितने लगेंगे? 2 एका एल्यूमिनियम, और उनके साथ कितने ऑक्सीजन लगेंगे? 1, 2 और 3 ऑक्सीजन लगेंगे। कितने ऑक्सीजन लगेंगे? 3 ऑक्सीजन। तो एका एल्यूमिनियम के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? 3 ऑक्सीजन की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। मतलब ये फॉर्मूला एक्यूरेटली तो हम नहीं कह सकते, बट मैं आपको बता दूं कि 2 एका एल्यूमिनियम ऐसा लग सकता है, मान लो, है ना, और उनके साथ 3 अलग अलग ऑक्सीजन, यानी 1, 2, 3 ऑक्सीजन। तो ऐसे इसको हम लोग बोल सकते हैं E2, और इसको बोल सकते हैं O3, है ना। तो ऐसे उन्होंने बताया कि मतलब ऑक्सीजन के साथ हमेशा ये ऐसा ही फॉर्मूला बनाएंगे। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा जैसे Al2O3, तो देखो आप गैलियम भी देख रहे हो, उसी ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। अब हम आगे बात करते हैं। तो गैलियम भी जो था, 2 गैलियम अकेला 3 ऑक्सीजन के साथ क्या करता था? रिएक्शन करता था। तो इसका ये हो गया इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला, और ये हो गया इसके क्लोराइड का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं 6, जो इनके ऑक्साइड्स जो होंगे वो एम्फोटेरिक इन नेचर होंगे, और रिसर्च होने के बाद भी इनके ऑक्साइड सच में क्या हुए? एम्फोटेरिक इन नेचर हुए। अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट डज इट मीन बाय एम्फोटेरिक, है ना। एम्फोटेरिक मतलब देखो, एक ऐसा कंपाउंड मान लो जो एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करे, और बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करे, और प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करे। तो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एक मेटल ऑक्साइड है दैट कैन रिएक्ट विथ बोथ, जो दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड के साथ और बेस के साथ। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो खुद को एज अ बेस इनके सामने रखेंगे, और सॉल्ट और क्या देंगे? वाटर। और जब वो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो खुद को एज अ एसिड की तरह बिहेव कराएंगे, मतलब रिएक्ट करेंगे, और फिर से क्या देंगे? सॉल्ट और वाटर। क्योंकि आपको पता है जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट और वाटर मिलता है, और जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी नाम देते हैं। तो जो गैलियम है जिसकी डिस्कवरी हुई, जिसका पहले नाम पड़ा था एका एल्यूमिनियम, उसकी सारी की सारी प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टी आप देख रहे हो लगभग या फिर एक्यूरेटली एकदम प्रॉपर उस प्रेडिक्टेड वैल्यू से क्या हो रही है? मैच हो रही है। तो ये एक मेरिट था उनका जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ चीजें लिखी, देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ देखो
हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो प्लेसेस रिजर्व फॉर, देखो प्रॉपर्टी मैच प्रेडिक्टेड बाय मेंडली प्रेडिक्ट, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है नो प्लेसेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेस बट डिस्कवर्ड एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो कहते हैं 19th सेंचुरी के बाद या 19th सेंचुरी में जो बूम हुआ, बहुत सारे रिसर्च हुए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो उस टाइम पे ना बच्चों बहुत सारे अलग अलग नोबल गैसेस के रिसर्च हुए, मिले, खोजे गए, लेकिन मेंडली ने तो इनके बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन हाँ, उन्होंने खाली बॉक्सेस भी नहीं छोड़े उनके लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, चुपचाप उनके रिजर्व प्लेस, नो प्लेस रिजर्व, कोई प्लेस ही नहीं छोड़ा, किसके लिए, नोबल गैस के लिए। लेकिन जब आगे चल के डिस्कवर हुआ कब, 19th सेंचुरी के एंड में, तो जैसे कि वो सारे एलिमेंट कौन कौन थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब नोबल गैसेस है जिनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होता है और ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ऐसे के लिए उन्होंने एक नया से अलग से ग्रुप ही बना दिया जिसका नाम क्या रखा, जीरो ग्रुप। क्या नाम रखा, जीरो ग्रुप। तो पहला हमने देखा बच्चों, देखो ध्यान देना, पहला हमने देखा कि एटॉमिक मास को उन्होंने रिवाइज किया और जो हैवी एलिमेंट थे उसको पहले बाद में रखा और लाइट वेट एलिमेंट को क्या रखा, पीछे रखा, अगर कुछ गड़बड़ हो तो। फिर उसके बाद सेकंड उन्होंने वैकेंट प्लेसेस रखे थे, जो एलिमेंट्स उस समय नहीं खोजे गए थे उनका एटॉमिक मास उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट करके उनको उन्हीं ग्रुप में रख दिया था और खाली जगह छोड़ दिया था। और ऐसे अपने मन से उन्होंने एक नाम दे रखा था, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ऐसे नाम उन्होंने रख दिया था। तो और उसके बाद थर्ड में है कि नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेस। नोबल गैस के लिए उन्होंने कोई भी प्लेस रिजर्व नहीं रखा था, लेकिन जैसे जैसे उनकी डिस्कवरी होती गई ना, एंड ऑफ 19th सेंचुरी में उन्होंने अलग से ही एक ग्रुप बना दिया और उसका नाम दे दिया जीरो ग्रुप। और ये था 3 मेरिट उनका मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल का। और विदाउट डिस्टर्बिंग ओरिजिनल टेबल को कुछ भी उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया कि एक ही एलिमेंट को एक ही बॉक्स के अंदर डबल एलिमेंट जैसा डाल दिया, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। अब दो रखा नहीं रखा डिमेरिट में भी और भी कुछ आपको समझने को मिलेगा। अब फिलहाल तो मैं आपको ये कहूंगा कि उन्होंने जीरो ग्रुप मतलब नोबल गैसेस के लिए खास करके उन्होंने अलग से ही एक ग्रुप बना दी और उसमें सारे एलिमेंट्स को फिट कर दिया, नोबल गैसेस को। ठीक है, अब आपके बुक में दिया है यूज योर ब्रेन पावर। क्या दिया है, यूज योर ब्रेन पावर। इस बात को समझ लेते हैं बच्चा पार्टी। अब कहते देखो आइसोटोप्स, क्या है बच्चों, आइसोटोप्स के बारे में पहले दिया। पहले मैं आइसोटोप्स की आपको इंट्रोडक्शन दिला दूं। जो येलो बॉक्स दिया है उसमें लिखा है यूज योर ब्रेन पावर, तो उसके बारे में भी समझने के लिए पहले हमें आइसोटोप्स का पता होना चाहिए। देखो आइसोटोप्स का क्या मतलब है, दीज आर वेरिएशंस ऑफ केमिकल एलिमेंट। केमिकल एलिमेंट्स के वेरिएशंस होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप है क्या, दैट हैव, जिनका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिनके प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम, प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, और इसीलिए इनका सेम एटॉमिक नंबर होता है। क्योंकि आपको पता है बच्चों, एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर मैंने यहां लिख रखा है, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन के लिए तो P सिंबल है हमारे पास, बट एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटॉन होता है वही हमारा एटॉमिक नंबर कहलाता है, जिसके बारे में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे हम लोग। अब यहां पर है बच्चों एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मासेस को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल A से, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यहां मैंने P लिखा हुआ है और बीच में प्लस लगाया, ऐसा लिखा है N प्लस P, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इसी को कहते हैं क्या, एटॉमिक मासेस। तो कोई भी आपसे पूछे कि आइसोटोप्स क्या होता है, तो आप बोलना ये केमिकल एलिमेंट्स के वेरिएशंस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का डिफरेंट होने की वजह से इनका देयरफॉर डिफरेंट एटॉमिक मासेस, इनका एटॉमिक मासेस क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर सेम नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे सोडियम का, कि सोडियम के 3 आइसोटोप्स से हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है सोडियम 23, एक होता है सोडियम 22 और एक होता है सोडियम 24। ये जो मैंने आगे लिख रखा है ये सभी सोडियम के एटॉमिक मासेस है, क्या है, उनके आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस। तो आप देख रहे हो कि अगर सोडियम का एक सोडियम है जिसका एटॉमिक मास 23 है, इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को जोड़ के वैल्यू लिखा होगा, क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान देना।
तो जैसे सोडियम 23 हो गया, जो कि मोस्ट अबाउंडेड, नेचर में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, और इसीलिए कोई भी रिएक्शन या कुछ भी हो तो ज्यादातर हम इसका ही यूज करते हैं। फिर सोडियम 22 है और सोडियम 24 है। तो मैं आपको सोडियम 23 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि जैसे ये है, ये एक सोडियम एलिमेंट का, पहले देखो पहला सेल, उसका दूसरा सेल, तीसरा सेल है ऐसे, और ये उसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो सोडियम 23 होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 11 प्लस 12 को ऐड करके कितना हो जाता है 23। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाता है 23। अभी जो सोडियम 22 है, अब सोडियम 22 में 11 प्रोटॉन तो होंगे, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर चेंज नहीं होते, एटॉमिक नंबर सेम रहता है। तो अगर इसमें 11 प्रोटॉन है तो 11 न्यूट्रॉन होंगे, इसलिए इसका एटॉमिक मास 22 है। अब ये 24 है। तो आपको पता है कि प्रोटॉन सब में सेम होता है, तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा 11 ही होगा, लेकिन न्यूट्रॉन कितना होगा बताओ आप, न्यूट्रॉन होगा 13, और दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 24, और इसलिए इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो अब यहां पर सवाल ये है कि यूज योर ब्रेन पावर में आपसे क्या पूछा था, तो उन्होंने पूछा था कि आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है, एक है क्लोरीन 35 और एक है क्लोरीन 37, ठीक है, और दोनों के एटॉमिक मास क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, क्या होते हैं डिफरेंट। देखो इसका एटॉमिक मास 35 है और इसका एटॉमिक मास 37 है, लेकिन मेंडलीव ने तो भैया सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया। अब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया तो जो क्लोरीन 35 है वो तो लाइट वेट होगा और क्लोरीन 37 तो हैवी वेट होगा, तो उनको एक ही बॉक्स में रखा जाए कि अलग बॉक्स में रखा जाए। अब ये सवाल खड़े हुए, और आप कहोगे सर उसका एक अलग से नाम देकर के उसको अलग ग्रुप में रख दो, नहीं, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी सेम थी, तो अलग बॉक्सेस में कैसे रख दे, क्योंकि देखो ना इनका केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, उनके केमिकल प्रॉपर्टी क्या मिलते थे, सेम मिलते थे। फिजिकल का पता नहीं, बट केमिकल के बारे में आपके बुक में बताया कि केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होते हैं, ठीक है। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी आपको देखना है तो ऐसे डिटेल में हमको जाना पड़ेगा, पर फिलहाल यहाँ पे आपने देख लिया कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, तो भैया इनको अलग ग्रुप में कैसे रख दें, ये सवाल खड़ा हो रहा था। और कह रहे वेयर शुड बी प्लेस, उसको हमें रखे कहाँ, इंडिफरेंट और सेम, अलग जगह रखे या सेम जगह रखे, ये सवाल खड़ा हुआ। और बच्चों यही क्वेश्चन से जब ऐसे अराइज होते हैं तब जाके आता है डीमेरिट। तो अगले लेक्चर में हम लोग डीमेरिट के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए आप मेरिट को पढ़िए। थैंक यू।